ये सब स्टार्ट हुआ था न्यूटन के टाइम से। जब न्यूटन ने लाइट की स्टडी की तो उन्होंने लाइट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया और उनके पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया। उन्होंने लाइट के ऊपर अपनी थ्योरी भी दी जिसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा जाता है। खैर उनकी ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि ये लाइट के कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। न्यूटन के बाद में लाइट की स्टडी करने आए हाइजेंस। हाइजेंस ने लाइट को वेव नेचर की बोला कि लाइट एक वेव की तरह होती है, वह वेव की सारी प्रॉपर्टी दिखाती है और इसके ऊपर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हाइजेंस वेव थ्योरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हाइजेंस की वेव थ्योरी एक फेलियर ही मानी जाती अगर मैक्सवेल उसकी सपोर्ट में नहीं आते। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी ने हाइजेंस की थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हाइजेंस की पूरी थ्योरी पेपर ही पेपर पर थी, उसकी एक भी चीज़ प्रूव नहीं हो रही थी। मैक्सवेल की थ्योरी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। तो फिर यहाँ पर दो अपोजिट व्यू के साइंटिस्ट खड़े हुए, न्यूटन और हाइजेंस। एक का कहना था कि लाइट पार्टिकल है, दूसरे का कहना था लाइट वेव है। तो मेन लड़ाई इन दोनों साइंटिस्टों के बीच की थी। हाइजेंस की वेव थ्योरी के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट पर दो लाइट की वेव टकराएं तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्राइट होने की बजाय डार्क दिखेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो लाइट की वेव एक दूसरे को कैंसिल कर दें। हाइजेंस का भी यही कहना था कि अगर मेरी वेव थ्योरी सही है तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। तो इस पर सवाल उठाया गया कि अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करके बताइए। हाइजेंस ने बहुत कोशिश की कि प्रूफ हो पाए, लेकिन वो मरते दम तक इसको प्रूफ नहीं कर पाए। हाइजेंस इंटरफेरेंस को प्रूव नहीं कर पाए। फिर इसके बाद कौन आया? यंग, जो कि हाइजेंस के अंडर काम करते थे या फिर यूं कहें कि हाइजेंस के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए हाइजेंस के इंटरफेरेंस वाले पॉइंट को प्रूफ किया। तो उनके एक्सपेरिमेंट करने का मेन मोटो क्या था? इंटरफेरेंस को प्रूफ करना, जो कि हाइजेंस वेव थ्योरी में लिखा गया था। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को समझना होगा। सुपरपोजिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। पहले हम यह समझ लेते हैं कि सुपरपोजिशन का रियल लाइफ में मीनिंग क्या होता है। अगर एक लाइन में कहें तो सुपरपोजिशन का मतलब है एडिशन। वेक्टर क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई पानी में एक पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें वेव क्रिएट होती है। मान लीजिए उन वेव की डिस्टरबेंस है 6। अब हम दूसरी बार पत्थर फेंकते हैं तो उसका कुछ डिस्टरबेंस है, मान लीजिए उसका है 4। अब जब वो दोनों वेव इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब उन दोनों वेव्स का एडिशन होगा, तो उनका नेट डिस्टरबेंस जो होगा वो होगा 2। तो इसी चीज को हम सुपरपोजिशन बोलते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एडिशन ऑफ वेव्स। अगर हम सिंगल स्लिट लें और उसमें से लाइट वेव को पास कराएं तो हमको सामने स्क्रीन पर एक हाई इंटेंसिटी वाली वेव देखने को मिलेगी। लेकिन थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट का इस्तेमाल किया गया था। इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्प्लिट करने से हमको दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिलती है और इस एक्सपेरिमेंट में वो बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट का भी इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर हम वाइट लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वाइट लाइट इस्तेमाल करने पर हमको स्क्रीन पर कलर फ्रिंजेस दिखेंगी। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिर्फ एक ही कलर होता है, एक ही वेवलेंथ होती है, तो हमको उसी कलर की फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो लाइट एक वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। वह स्लिट के पास पहुंचकर दो जगह स्प्लिट हो जाती है और दो नई वेव्स जन्म लेती हैं। अब इन दोनों वेव्स का आपस में इंटरसेक्शन होता है, सुपरपोजिशन होता है, और जिस पॉइंट पर क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं वो पॉइंट हमको सामने स्क्रीन पर ब्राइट दिखता है, और जो पॉइंट में क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वो पॉइंट हमको डार्क दिखता है। जब हम सामने स्क्रीन पर इस इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। जिस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, और जिस पॉइंट पर डार्क फ्रिंजेस होती हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। इसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया तो यंग ने हमें यह रिजल्ट दिए कि ऐसी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें तभी देखने को मिल सकती हैं जब लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करे, और इस पॉइंट ने
हाइजेंस की थ्योरी को सक्सेसफुल बना दिया और हमको यह पता चल गया कि लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। लेकिन जब तक यह रिजल्ट आए तब तक ना तो न्यूटन इस दुनिया में रहे, ना तो यंग, जिन दोनों के बीच में असली लड़ाई थी। फ्रेंड्स, अब जैसे जैसे हिस्ट्री में टाइम आगे बढ़ता गया, हमको नई नई थ्योरीज सामने देखने को मिली, जैसे फोटोन थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, लाइट का डुअल नेचर, और उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि कहती है कि जिस प्रकार लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल का भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो पार्टिकल के डुअल नेचर को प्रूव करने के लिए यह एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ। लेकिन इस बार फ़र्क यह था कि लाइट वेव की बजाय इस बार इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया गया और सामने स्क्रीन पर पैटर्न ऑब्जर्व किए गए। जब हमने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाए गए पैटर्न को स्क्रीन पर देखा तो हमने यह पाया कि यह पैटर्न बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में देखे थे। तो इससे यह बात साबित हो गई कि पार्टिकल भी डुअल नेचर के होते हैं, यानी कि पार्टिकल भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। फिर बाद में इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया गया और इस बार हमने एक डिटेक्टर भी रख दिया जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सके। लेकिन जब इस बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो हमने देखा कि हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिले। इस बार हमको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की लाइन देखने को मिली जो कि स्लिट के बिल्कुल सामने थी। इसका मतलब इस बार उनने पार्टिकल नेचर शो किया। बाद में जब हमने डिटेक्टर की पोजीशन भी चेंज की, उसको स्लिट के पीछे भी रखा, तब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तब भी हमको पार्टिकल नेचर देखने को मिला। तो फिर हमें इस बात से यह पता चला कि जब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तब वो अपना पार्टिकल नेचर शो करती है, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते तब वो वेव नेचर शो करती है। और यहाँ से इसने जन्म दिया क्वांटम। फ्रेंड्स, यह सुनने में तो ज़रूर अजीब लग रहा है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वह पार्टिकल नेचर दिखाती है और जब हम उसको नहीं देखते तो वो वेव नेचर दिखाती है। लेकिन ऐसा होता है। क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के संग ऐसा ही होता है और ये एक्सपेरिमेंट ने हमको बताया। फ्रेंड्स, जानता हूँ कि इस पर कई सवाल बन सकते हैं, जैसे कि जब हम इस दुनिया को नहीं देखते तो क्या कोई यह दूसरे ढंग से काम करती है, या फिर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तो क्या वह वहाँ पर नहीं है और जब हम उसको वापस देखते हो तो वह अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए। यह क्वांटम दुनिया बहुत अजीब है।